MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के नमस्कार, कैसे हैं आप? देखने जा रहे हैं आप ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। लेकिन आज की खबरों में बड़ी खबर क्या रहने वाली है, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और पहली बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सोनम और राजा, ये जो मर्डर मिस्ट्री थी वो सुलझ गई है, लेकिन कई सवाल अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि अब इसमें एंट्री होती है हनीमून पर 20 लाख की सुपारी सोनम ने दी थी। लेकिन तस्वीरें मैं एक एक कर आपको बताऊंगा। तस्वीरें ये है कि अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। एक तरफ सोनम होगी और उसके जो भी राजदार थे, जो सहयोगी थे, आमने सामने बिठाकर पुलिस इनसे पूछताछ होगी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से उन आरोपियों की पेशी होती है। लेकिन उससे पहले जो रास्ता था वो उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ती है और आरोपी की हम बात बता रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से आरोपी को, लोगों का जो गुस्सा है आरोपियों पर निकल रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं वो चाहते हैं और किस तरीके से चाटा मारा गया है, आम जनता उसे मार रही है। तो इंदौर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब आरोपी को लिया जा रहा था, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रही थी और पूछताछ होनी थी। तभी रास्ते में जो यात्री वहां पर खड़े थे इतने गुस्से में है कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। बार बार इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, हर एक तमाचा पूरे देशवासियों की तरफ से आरोपियों के गाल पर। और वहीं पर चेरापूंजी में कैंडल जलाकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है राजा को। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों के अंदर एक गम का माहौल है, गुस्सा है, लेकिन उनकी संवेदनाएं साफ तौर पर झलक रही हैं। कैंडल जलाए गए हैं, राजा को श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि मेघालय में इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। और वहीं एक तरफ कैंडल चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंदौर में क्या हो रहा है। इंदौर में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और सोनम का पोस्टर, जहां जहां न्याय दिलाने की बात हो रही थी, पोस्टर्स लगे थे, उन सभी पोस्टर्स को फाड़कर उसमें आग लगाई जा रही है। बहुत लंबा, थोड़ा सा तो पूरे इंदौर में विरोध हो रहा है, सोनम का विरोध हो रहा है। आखिर ये कैसे कर सकती है, किसी ऐसे निर्दोष को कैसे मार सकती है? कई विकल्प थे, लेकिन सोनम ने ऐसा क्यों किया? और जो लोग सोनम के लिए अपील कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने सोनम के पोस्टर में आग लगा दी। बहुत लंबा, थोड़ा सा लेकिन न्याय न्याय है। जो पकड़े गए आरोपी, मुख्य आरोपी पकड़ी गई सोनम, उसे गाजीपुर से सड़क के रास्ते बिहार लाया गया है, क्योंकि बिहार से ही फ्लाइट थी, पटना से फ्लाइट थी और गाजीपुर से पटना पुलिस ले गई है। और ये रोड यानी कि सड़क के रास्ते उसे गुवाहाटी पुलिस पटना लेकर पहुंची है। नीचे की तरफ चेहरा किया, बताएंगी हुआ क्या था सोनम? आप बताएंगी सोनम क्या किया, क्यों किया सोनम आपने ऐसा? आप लड़के के परिजन कह रहे हैं कि आप जब कहेंगी तब मानेंगे। सोनम पुलिस निकली है, बीच में सोनम बैठी है, नीचे की तरफ चेहरा किया हुआ है, बताएंगी हुआ क्या था सोनम? आप बताएंगी सोनम क्या? तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं, सोनम हुआ क्या था, लेकिन इसका जवाब सोनम के पास नहीं था। सोनम चुप बैठी थी, पटना एयरपोर्ट पर
पर सोनम, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर इसे लेकर जाया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी। गुवाहाटी होकर इन्हें शिलांग ले जाया जाएगा, जहां पर पूछताछ होनी है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें बता रही हैं कि न्याय अपने सफर पर है, लेकिन कई कड़ियां ऐसी हैं जिस पर खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन जो अहम किरदार अब शिकंजे में, क्योंकि इन्होंने सुपारी ली थी, वो भी 1-2 नहीं 20 लाख की। रिपोर्ट देखिए अब। सोनम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किलर वहां पर थे और वो थक गए थे पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान और उन्होंने हमला करने से इनकार कर दिया था। तब सोनम ने करीब 20 लाख रुपए का लालच दिया था उन्हें कि वो आप अगर हत्या कर देते हैं तो 20 लाख रुपए देगी। ये सोनम ने बताया होगा ना कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, तो पैसे के लिए तो आजकल कोई किसी को ही मार देता है। तो लालच मिला होगा तो उन्होंने बोला होगा कि हम कर सकते हैं ये काम। हनीमून पर पति की हत्या की 20 लाख की सुपारी। इंदौर के राजा मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा। सोनम ने पति के हत्यारों को 20 लाख की सुपारी का ऑफर किया था। सोनम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किलर वहां पर थे और वो थक गए थे पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान और उन्होंने हमला करने से इनकार कर दिया था। तब सोनम ने करीब 20 लाख रुपए का लालच दिया था उन्हें कि वो आप अगर हत्या कर देते हैं तो 20 लाख रुपए देगी। ये सोनम ने बताया होगा ना कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, तो पैसे के लिए तो आजकल कोई किसी को ही मार देता है। तो लालच मिला होगा तो उन्होंने बोला होगा कि हम कर सकते हैं ये काम। प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम ने एक खौफनाक साजिश रची। हनीमून पर विधवा बनकर प्रेमी के साथ दूसरी शादी रचाने का हैरान करने वाला प्लान था। सोनम ने सुपारी किलर को चिल्लाकर कहा, अब मार दो इसे। इसके बाद राजा को खाई से फेंकने में मदद की। किस तरीके से आपने ये पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की, उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताएं। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से प्लानिंग आफ्टर वी हैड अक्यूमुलेटेड ऑल एविडेंसेस। मेघालय पुलिस अब सोनम को सारे आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करेगी। सोनम और राज के हर राज से पर्दा उठने वाला है। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को फांसी होना चाहिए। सोनम को क्यों, सोनम के साथ जो जो जुड़े हैं, जिसने साजिश रची थी, उनको सभी को फांसी होना चाहिए। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाओ। तो सब कुछ साफ है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। सोनम के सामने सब कुछ हुआ। राजा की हत्या कर दी गई, 1-2 नहीं कई वार किए गए, और वो कहती रही हिट करो, इसे मार डालो। आइए कुछ और हम आपको जानकारियां देते हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा मर्डर केस में एक नया खुलासा होता है। शिलांग में गहरी खाई में राजा को धक्का देने का इरादा था और हत्याकांड को हादसा दिखाने की एक पूरी प्लान तैयार की गई थी, लेकिन आरोपी राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए। मजबूत शरीर था राजा का, आरोपियों पर वो भारी पड़ रहा था। इसके बाद सोनम के कहने पर प्लान बी का इस्तेमाल हुआ, यानी खाई में नहीं धक्का देने पर चाकू से हमला करो। राजा पर पहला वार जो है आरोपी आनंद ने किया। राजा लड़ता रहा उससे। इसके बाद सोनम ने चिल्लाकर कहा, अब मार दो इसे। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। ज्यादा खून बहने लगा और राजा रघुवंशी वहीं गिर गया। राजा को खाई में फेंकने में सोनम ने बहुत मदद की। खाई में फेंके जाने तक राजा के जिंदा होने पर भी शक है। पुलिस को शक है खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था। शादी के 5 दिन बाद ही सोनम ने साजिश रच डाली थी। तीनों आरोपी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक चुके थे। आरोपियों ने राजा की हत्या करने से मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा। तब सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच दिया। राजा के पर्स से पैसे निकाले 15,000 रुपए और उसी तत्काल उसे दे दिया। गिरफ्तार जो हुए हैं आरोपी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब चलिए जो एसपी सिटी है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये प्लानिंग शातिराना तरीके से रची गई और कैसे उन्होंने कामयाबी पाई। किस तरीके से आपने ये पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की, उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताएं। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से प्लानिंग आफ्टर वी हैड अक्यूमुलेटेड ऑल एविडेंसेस। 2 टीम्स भेज दिया हम लोग उधर में, one to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests.
See, there are a lot of CCTVs that we had analyzed, and other technical data that we analyze. Once they come here, we'll do the fact check, interrogate them properly, get facts, and then we'll be able to share. तो आगे आगे देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन पुलिस कह रही कि और भी कड़ियां हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि इस मामले को कैसे इन लोगों ने यहां तक पहुंचाया, उस जगह पर लेकर जाएंगे। लेकिन फुलवारी शरीफ थाने में क्या होता है, थाने के अंदर सोनम बेंच के ऊपर जो टेबल लगी हुई थी थाने में, उसके ऊपर सिर रखकर लेटी हुई थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, और यहां तक कि उसे खाने के लिए पूछा गया, उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। थाने के अंदर सोनम की ये तस्वीरें। एक सेकंड हम चार हैं। थाने के अंदर सोनम को आप देख पा रहे हैं, चुपचाप, बदहवास, कुछ भी बोलना नहीं चाहती, किसी से बात नहीं करना चाहती। और उसके बाद सोनम रघुवंशी को आप देख पा रहे हैं कि आगे की जो पड़ताल है अब मेघालय पुलिस के हाथों में सौंप दी गई है, यानी कि मेघालय पुलिस उस स्पॉट तक इसे लेकर जाएगी, शिलांग लेकर जाएगी। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले पटना के एयरपोर्ट पर मौजूद है सोनम, और आसपास जो सादी वर्दी में है वो मेघालय पुलिस की टीम है, महिला पुलिस की टीम है, जो कि इसे शिलांग तक लेकर जाने वाली है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राजा की मां और भाई का क्या कहना है, जरा देखिएगा, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। सुनिए। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को फांसी होना चाहिए। सोनम को क्यों, सोनम के साथ जो जो जुड़े हैं, जिसने साजिश रची थी, उनको सभी को फांसी होना चाहिए। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाओ। ये तो वही जानती है, और उसने क्यों रची है साजिश रची, तो उसको शादी नहीं करना था तो किसी माँ, कोई माँ अपने बेटे को तो नहीं खोती। हम उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आ रहे थे हमारे यहाँ, उसको मना कह देना था कि मेरे को राजा पसंद नहीं है या राजा से शादी नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कह पा रही थी तो उसको ये बोलना था कि ये ना राजा तुम ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है, तो कुछ भी बात करके टाल देते। हम उसके घर वाले को बताते भी नहीं कि तुम्हारी लड़की ने हमको ऐसा बोला, तो कम से कम आज हमारा लड़का जीवित तो होता। और सोनम ने ही सब कुछ करा है, सारी सच वो आ रही है, जिधर से देखो उधर से सुनने को कि सोनम ने करा, सोनम के साथ जो 4-5 लड़के मिले उन्होंने करा। तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि उनको फांसी दी जाए। ये सोनम ने बताया होगा ना कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, तो पैसे के लिए तो आजकल कोई किसी को ही मार देता है, तो लालच मिला होगा तो उन्होंने बोला होगा कि हम कर सकते हैं ये काम। इसे प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी, पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हेवी पड़ा होगा, तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसके लिए करा है, तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको, तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है। जिस प्रकार से जो सरेंज रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के बिहार। तो राजा के भाई का एक गंभीर आरोप कि सोनम की मां को सब कुछ पता था, बावजूद इसके सोनम के ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव बनाया गया। सोनम से भी उनकी बातचीत हुई होगी, लेकिन सोनम को जो करना था सोनम ने कर दिया। प्लान कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि सोनम ने कैसे पूरी साजिश रची है। सोनम के पिता और भाई से छिपकर पूरी प्लानिंग की, अपने प्रेमी से राजा को रास्ता से हटाने की बात कही थी, राजा को की हत्या को लूट में पार्ट में हत्या दिखाने की कोशिश की गई। विधवा होने पर उसके पिता राज से उसकी शादी करा देते, ऐसा उसका मानना था सोनम का, और इसी वजह से सोनम रघुवंशी ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। राज अपने दोस्तों के साथ एक सिम उसके पास भेजा। सोनम शिलांग में इसी सिम का इस्तेमाल कर रही थी। सोनम ने राजा के अकाउंट से 2:15 पर एक पोस्ट किया। राजा की हत्या के बाद सोनम ने यह पोस्ट किया था, लेकिन सोनम ने हनीमून की कोई भी तस्वीर पोस्ट नहीं की। मेघालय पुलिस ने इसी लीड पर काम करना शुरू कर दिया। सोनम की गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस ने राज को दबोच लिया। कॉल डिटेल्स के आधार पर राज को पुलिस ने पकड़ा, और सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राज से वीडियो कॉल्स
कि सारे डिटेल्स निकलवा लिए। सोनम को कहा गया कि राज ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और इसके बाद सोनम ने घटना से जुड़ी सारी जानकारियां पुलिस को बता दी। सोनम राजा ने शिलोंग में स्कूटी किराए पर ली थी। स्कूटी से दोनों शिलोंग से सोहरा पहुंचे। 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई थी। 24 मई को लावारिस हालत में स्कूटी बरामद कर ली गई और इसके बाद पुलिस हत्या से जुड़े सभी एंगल को खंगालने में जुट गई थी। चलिए जतिन, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट यानी कि ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, स्कूटी तक पहुंचे हैं, जरा देखिए जतिन की यह रिपोर्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस नीले रंग की स्कूटी का बेहद अहम रोल है। ये नीले रंग की स्कूटी से ही शिलोंग से सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं और सोहरा पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एक होटल में जाते हैं जहां पर अपना सामान उस होटल के अंदर रखते हैं। जो सोनम थी वो इसी स्कूटी के पीछे वाले हिस्से में बैठी हुई थी और जिस तरीके से उस होटल के मैनेजर ने भी बताया कि सामान बीच में रखा हुआ था और आगे इस स्कूटी को राजा रघुवंशी ही चला रहा था। इस पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। पुलिस ने जब इस स्कूटी की जांच की तो पता लगा कि राजा रघुवंशी ने ये स्कूटी जो है वो हायर की थी और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। सवाल है कि जो तस्वीरें सामने आई, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, किससे बात करने की कोशिश कर रही थी सोनम, और कल भी हमने यह सवाल उठाया था। लेकिन सवाल यह है कि इस हत्याकांड के बाद आखिर सोनम कहां गई, 17 दिन तक किसके घर में रही, 17 दिन तक क्या किसी रिश्तेदार के यहां थी, क्या वो प्लानिंग कर रही थी, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से। चलिए हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और कैसे कैसे सोनम ने इसे पूरे अंजाम तक पहुंचाया। 23 मई को मेघालय में राजा की हत्या हुई और इसी के बाद ही सोनम मेघालय में लापता हो जाती है। क्राइम सीन से 10 किलोमीटर पर वो नजर आती है और तीनों आरोपियों से बातचीत करते हुए दिखती है। 23 मई को ही वो गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकलती है, शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंचती है और यहां पर 25 मई को उसने प्रेमी राज से मुलाकात की। राज ने इंदौर में ही उसे किराए के घर में ठहराया। इसके बाद अगले दिन वो इंदौर से यूपी पहुंच गई, फिर वाराणसी होते हुए गाजीपुर, और 3 जून को ही पुलिस को सोनम पर शक हुआ, इसलिए उसे लेकर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। 8 जून को गाजीपुर में उसने सरेंडर कर दिया। तो ये पूरी तरीके से, लेकिन सोनम से कई तरह के सवाल पूछे गए, बार बार पूछे गए। जरा देखिएगा सोनम ने कोई जवाब दिया क्या, जरा देखिए। को लेकर पुलिस निकली, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनम क्यों किया आपने, आप बताएंगी हुआ क्या था? सोनम आप बताएंगी सोनम क्या किया, क्यों किया सोनम आपने ऐसा? आप लड़के के परिजन कह रहे हैं कि आप जब कहेंगी तब मानेंगे। सोनम, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप कहेंगी तब मानेंगे। तो सोनम यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही है। सोनम आप बताइए, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप बोलेंगी तब वो बात को मानेंगे, सच बताएं। देखिए पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, मेघालय के पुलिसकर्मी, और सोनम ठीक अंदर मौजूद है गाड़ी में, हमने बात की। सोनम आप बताएंगी, सोनम बीच में गाड़ी में बैठाला गया है। सोनम लड़के के परिजन कह रहे हैं, राजा के परिजन कह रहे हैं कि आप सच्चाई बताएंगी। सोनम बताएंगी सच्ची है, हत्या आपने की क्या? ये आरोप परिजनों की तरफ से भी सवाल आपसे किया जा रहा है। सोनम आप कहेंगी, कुछ जवाब देंगी? क्यों एक तरफा फ्लाइट ली थी आपने, वापसी की फ्लाइट क्यों नहीं ली थी? देखिए ये सोनम को लेकर गाड़ी निकली है यहाँ से और ये गाड़ी में आप देखेंगे पीछे सोनम बैठी हुई दिखाई दे रही है। सोनम को लेकर पुलिस निकली है, बीच में सोनम बैठी है, झुकी हुई है, नीचे की तरफ चेहरा किया हुआ है और रिपब्लिक ने बात करने की कोशिश की, सोनम से जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए हमने आपने तस्वीरों में दिखाया, सोनम से बात करने की कोशिश की। तो सोनम बोलती भी क्या, क्योंकि उसके षड्यंत्र का खुलासा हो गया था। सोनम जो सोच रही होगी वही जानती होगी। हमने कई बार कोशिश की उससे पूछने की, उसने कुछ नहीं कहा, बीच में उसे बिठाया गया था। लेकिन क्राइम ब्रांच के एसीपी ने साफ तौर पर बताया कि क्या वो हत्या के बाद इंदौर आई थी या नहीं आई थी, वो भी देखिए। जो बातें चल रही थी कि सोनम जो इंदौर भी आई थी इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद, ऐसा कुछ आपको अभी लगा क्या? अभी तक इस प्रकार कोई तथ्य आए नहीं है, क्योंकि सोनम को मेघालय पुलिस गाजीपुर से ले गई है, वो अलग पूछताछ कर रही है। अगर उसने बताया हो तो वो जानकारी हमारे पास नहीं है। राज सभी आरोपियों के संपर्क में था जब लगातार इस घटना को अंजाम विशाल और ये अन्य आरोपी दे रहे थे शिलोंग में? नहीं, ये पहले से एक दूसरे को सारे आरोपी परिचित थे और ये मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे।
तो एक के बाद एक कई झूठ सोनम बोलती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी फंदे में नहीं फंसेगी और कानून से बढ़कर उसका दिमाग चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जरा देखिए क्या क्या झूठ बोल रही थी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने सास को फोन किया। सास के खाना पूछने पर व्रत रखने का बहाना बनाया। होटल संचालक से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। सोनम रघुवंशी ने होटल में बढ़िया खाना खाया था। 23 मई को सोनम ने बढ़िया खाना खाया और सोनम के साथ राजा वापस नहीं आया था। सोनम ने ही हनीमून पर जाने की टिकट बुक कराई थी और पहले गुवाहाटी घूमने का प्लान था। सोनम प्लान बदलकर मेघालय चली गई, लेकिन वापसी की टिकट उसने नहीं कराई। राजा की मां ने इस पर सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो सोनम का जो अगला जो ये था झूठ था वो हम आपको बता रहे हैं कि सोनम ने क्या किया। अब देखिए झूठ नंबर 2 ये है कि उसका जो गाइड है अल्बर्ट पैट, जो दूर से इन चीजों को देख रहा था, मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैट ने इस बात का खुलासा कर दिया। राजा और सोनम को 3 अन्य पर्यटकों के साथ देखा उसने था। गाइड के बयान के बाद सोनम की जो कॉल डिटेल्स है उसे खंगालना शुरू किया गया और सोनम ने ही गाइड को मौके से कहीं और जाने को कहा था, यानी गाइड उसे पहचान रहा था। गाइड के जाने के बाद ही आरोपियों ने राजा की हत्या की और इसके बाद सोनम और राजा के मोबाइल लोकेशन खंगाले गए। मोबाइल लोकेशन के पता चला कि सोनम जिंदा है। अब देखिए कैसे कैसे ये झूठ आगे बढ़ता है। राजा और सोनम हनीमून पर गए हुए थे और एक भी सोशल मीडिया पर सेल्फी या कोई तस्वीर नहीं डाली थी। कई जगह घूमने पर भी सोनम ने राजा के साथ फोटो नहीं ली। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के मुताबिक दोनों में अनबन थी। 21 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे। राजा और सोनम सोशल मीडिया पर फोटो ना डालने से पुलिस को शक हो गया और इसके बाद सोनम पुलिस के रडार पर आ चुकी थी। तो ये पूरे झूठ की कहानी है, लेकिन सोनम के जो दोस्त हैं और जो राज के दोस्त हैं उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हो क्या गया और क्या सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसी लड़की थी। देखिए क्या बोलते हैं। पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका। ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ आता है ऐसा। और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता, सोना नाम लिया ना, बिट्टी नाम लिया उन्होंने कभी, दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा। तो मेरे को तो लगता नहीं राशि गलती कुछ ऐसा, ना दीदी की गलती लगती है मेरे को। बाकी एक जो बयान आएगा उसको उसके बिहार पे होगा जो भी होगा। अब आज की जनरेशन के हिसाब से किसी कहने पे या किसी के बहलाने पे आदमी भटक सकता है। 2 बहनें छोटी उससे, उमा है, बस वो पिताजी शांत हो गए उसके, तो वो ऐसा क्राइम नहीं कर सकता आपको? नहीं। तो अब राज के बारे में भी कुछ जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं। जब तक खुलासा नहीं हुआ था, हमदर्द बना हुआ था राज, और राज कुशवाहा जो कि प्रेमी था वो आरोपी है इस पूरे कांड का। और उसके पिता को जब खोजबीन चल रही थी उस समय परिवार को संबल दे रहा था। तस्वीरों में आपको दिखेगा कि राज कुशवाहा कैसे उसके पूरे परिवार को संबल दे रहा है और ये कह रहा है कुछ नहीं होगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ और जानकारियां। चलिए, यहां पर जो राज और सोनम सबको गुमराह कर रहे थे, सोनम ने किलर्स के साथ मिलकर हत्या की थी और हत्या के बाद सोनम अंडरग्राउंड हो गई। वहीं सोनम का प्रेमी राज सबको गुमराह करता रहा। राज जानबूझकर सोनम के साथ गुवाहाटी नहीं गया, जबकि सोनम ने उसकी भी टिकट करा रखी थी। राज ने खुद सभी आरोपियों को ट्रेन में बिठा दिया और सभी आरोपियों से राज लगातार टच में था, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वहीं इंदौर में वो सोनम के घर भी आता जाता था। इतना ही नहीं, राजा के अंतिम संस्कार में वो गया। तस्वीरें आपको हमने दिखाई, सोनम के पिता को कंधा दे रहा है। ये गुमराह करने वाली तस्वीरें थी और इस वजह से राज पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। एक शातिर अपराधी की तरह पूरा खेल खेल रहा था। विशाल, आकाश राज के करीबी दोस्त हैं जो कि जिनका इस्तेमाल हो रहा था। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में क्या हुआ, अपडेट क्या है और जो जानकारियां मिल पा रही है उसके हिसाब से क्या यहां पर होता है। तो राज की मां और जो उसकी बहन है वो बराबर ये कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं कि हमारा भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे बेटे के
सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं ना। कभी मेरा बेटा 20 साल का बच्चा क्या कर सकता, आप क्यों नहीं सोचते? ओके 3 बहनों की जिम्मेदारी थी तो काम कर रहा था भैया। काम करने में लड़की भी काम करेगी तो उससे भी बात होगी, लड़का भी काम करेगा उससे भी बात होगी, बूढ़े काम करेंगे तो उनसे भी बात होगी। 3 बच्चियां, मेरा आदमी नहीं है। सोनम की कंपनी में कब से काम कर रहा था? 2 साल हो गए, मैं नहीं जानती थी। ऐसा तो नहीं कि जैसे सोनम ने षड्यंत्र रचा तो आपके बेटे को भी फंसा लिया, बहुत छोटा था। जानू मैं नहीं जानू, मैं किसी को झूठ नहीं फंसाना चाहती ना, मैं कुछ जानती हूँ। काम बस ये जानती हूँ काम करता था भैया। आपको लग रहा है कि आपका बेटा कुछ नहीं? यकीन है भैया, मेरा पूरा यकीन है, कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। पुलिस गलत दिशा में जांच गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। मेरा रात कुछ खाया पिए नहीं 3 दिन से भैया, जब से वो मिट्टी से आया तो खाना नहीं खा रहा था। साल को जानती हूँ, मेरी बच्चियाँ उसको राखी बांधती हैं। उसकी माँ को मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं। भैया के पास बस मम्मी है, हमारे भैया को कैसे भी छुटवा दो। नहीं मारा, आप लोग गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं अंकल, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं आपको बार बता रही हूँ कि हमने उसको बचपन से जानते, वैसे कभी नहीं कर सकता। को फंसाया गया। हाँ उसको फंसाया गया, पर मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। लगता है कि सोनम ने राज का इस्तेमाल किया है। नहीं अंकल, हम उनको दीदी को इतना जैसे जानते नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो राज की मां और बहन जो कुछ भी कहे राज के बारे में, लेकिन इतना तो तय है कि अब शिलोंग ले जाकर इनसे पूछताछ होगी। इंदौर में शिलोंग ले जा रही है पुलिस, और इंदौर से ये जानकारियां अब तक आ रही है कि अब आमने सामने बिठाकर उन जगहों पर इन्हें ले जाया जाएगा जहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कौन कौन लोग थे, किस हथियार से वार किया, क्या वो स्पॉट थी, सारी चीजें रिक्रिएट फिर से की जाएंगी। तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपके ये 4 आरोपी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अब शिलोंग ले जाने की तैयारी है। ये तस्वीरें काफ़ी अहम है क्योंकि अब इन आरोपियों को लेकर अब शिलोंग की पुलिस, साथ में इंदौर की देखिए क्राइम ब्रांच की टीम है जो अब यहाँ पर लेकर जाएगी और इन्हें अब वहाँ पर ले जाने के बाद सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। चारों आरोपियों की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिलहाल देखिए आरोपियों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और उसी जगह पर साजिश रची गई थी ऐसा मानना है, क्योंकि जैसे जैसे आरोपियों के पास से इनपुट्स मिल रहे हैं वैसे वैसे पूरी सर्चिंग टीम जो है वहां तक पहुंच रही है। तो यहाँ आरोपी ने सिम फेंका था। शिलोंग की ये तस्वीरें हैं जहां आरोपियों ने जिन जिन स्पॉट का चुनाव किया, जहां पर योजनाएं बनाई, उन सभी जगहों पर पुलिस और जो इस पूरे टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम, उन्हें लेकर जाती है। आरोप लग रहा है कुछ करेंगे आरोपी विशाल को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशाल तुम पर हत्या का आरोप लग रहा है, कुछ करेंगे। तो आपने देखा कि हर जगह क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें लेकर जा रही है। कहां योजना बनाई, कहां पर सिम फेंका, क्या कौन कौन लोग बैठे हुए थे और आसपास कौन लोग थे, क्या समय था, ये सारी चीजें। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी यही है, लेकिन कुछ और जानकारियां हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। तो सबसे पहले सोनम और राज ने मिलकर कैसे हत्या का प्लान बनाया और प्लान के तहत भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया। आकाश, विशाल और आनंद को हत्या की सुपारी दी और तीनों किलर हत्या के लिए पहले ही शिलोंग पहुंच गए। राज शिलोंग नहीं गया, लेकिन फोन से लगातार बात हो रही थी। हत्या के लिए शिलोंग से ही श्रीरामपूजी गए और सोनम जानबूझकर राजा को सुनसान रास्ते पर ले गई और फिर वहीं पर हत्यारों ने राजा को मार डाला। हत्या करने के बाद हत्यारे शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी में सभी आरोपी एक दिन के लिए वहीं रुक गए। इसके बाद सभी आरोपी वहां से अलग अलग निकल गए अपने अपने रास्ते। टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची, यहां से आकाश राजपूत को उठाया और हत्या का आरोपी आकाश इंदौर में टैक्सी बाइक चलाया करता था। उसके बाद विशाल और राज कुशवाहा इंदौर से पकड़े गए। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में नौकरी करता था, जबकि हत्या का आरोपी विशाल भी था। हत्या के लिए राज ने नॉन प्रोफेशनल लोगों को चुना ताकि हत्या को लेकर पुलिस को कोई शक ना हो, लेकिन गिरफ्तारियां शुरू होते ही सोनम ने सरेंडर कर दिया और फिर 5वें आरोपी आनंद को सागर से हिरासत में लिया गया। हत्याकांड में आनंद के कनेक्शन पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस अभी जांच कर ही रही है। तो अब इंदौर की जो पुलिस प्रशासन है इस पूरे मसले पर और क्या जानकारियां दे रही है, देखिए।
चौथा जो आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट की गई थी शिलोंग पुलिस के द्वारा। उसको एक्सेप्ट करते हुए माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा इसको 7 दिन का पुलिस ट्रांजिट रिमांड दे दिया गया है। अब ये चारों आरोपियों को शिलोंग पुलिस की जो टीम है ऑलरेडी यहाँ पर है, कानूनी फॉर्मेलिटी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन में कहीं इनको कुछ और फैक्ट्स आते हैं, अगर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो ये रुकेंगे, अदरवाइज इनको लेकर चले जाएंगे। टोटली ये उनका कॉल है, वो जैसा भी बताएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार कोऑर्डिनेशन में है, डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और लगातार पिछले 15-16 दिन से लगातार कोऑर्डिनेशन में पूरी कार्रवाई की जा रही है। उसी कोऑर्डिनेशन के तहत 3 दिन में जो क्राइम ब्रांच इंदौर ने और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। तो शादी, हनीमून और फिर हत्या। अब तो सुपारी की बात सामने आ गई कि सुपारी दी गई थी, पैसों का लालच दिया गया था और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया था। हनीमून पर इस मर्डर स्टोरी की चर्चा घर घर में हो रही है। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई और दोनों ही परिवारों में जश्न का माहौल था। शादी की तस्वीरों में राजा का परिवार, खुद राजा बेहद खुश दिखाई दे रहा है। शादी की अलग अलग रस्में हो रही हैं, तस्वीरों में पूरा परिवार इसमें शामिल दिखता है। कई तस्वीरों में परिवार के लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में ये यादें सिर्फ यादें रह जाएंगी। दोनों परिवार एक दूसरे को 4 महीने से जानते थे। शादी से पहले 4 महीने में दोनों ही परिवार में किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। कभी किसी को नहीं लगा कि सोनम के दिमाग में कोई खौफनाक साजिश चल रही है। शादी के बाद 4 दिन तक सोनम राजा के घर पर थी और इस दौरान भी राजा के परिवार को जरा भी शक नहीं हुआ। राजा के परिवार के मुताबिक ये एक तयशुदा विवाह था। दोनों से पूछा गया था कि क्या वे इस विवाह से सहमत हैं। उनकी सहमति होने के बाद ही दोनों परिवार ने विवाह को आगे बढ़ाया, यानी कि विवाह इन दोनों का हुआ। लेकिन हनीमून पर गुवाहाटी जाने और अचानक शिलोंग पहुंचने के बाद जिस तरह से राजा की हत्या की गई, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चलिए, आम लोगों की राय अब इस पर क्या है, क्योंकि यह मामला पूरे देश में फैल चुका है। हर घर में हर रोज अभी चर्चा चल रही है। आम लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, देखिए। निर्णय नहीं ले पाने की क्षमता के टीनेजर में बड़ी है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि पढ़ रहे हैं लोग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आप सच्चाई देखिए तो लड़कियां निर्णय लेने की स्थिति में है ही नहीं। भारत में चल क्या रहा है, भारत की संस्कृति कहाँ चली गई है, भारत की जो सभ्यता थी जिसको नारी तो नारायणी बोला जाता था, कहाँ चली। अब हम किसको बोलेंगे। पहले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जमाई भी बचाओ लड़के भी बचाओ। ये माहौल, डर का माहौल है। जैसे लड़कियों ने तो एकदम ही पता नहीं क्या कर डाला है? लड़कियां ये भूल रही हैं कि आज तो हम एक एक करके हर लड़की हर लड़के को मारती जाएगी, आखिर में इस दुनिया में बचेगा क्या? तुम्हारी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? कल को जब तुम दूसरे के बाप बेटे भाई को मारोगे तो तुम्हारे भी तो बाप बेटे मारे जाएंगे। लोग जो है अपने लड़कों की शादी करने के लिए भी बड़ा चिंतित हो गए कि कैसी बहू आएगी मेरे घर में। लोग अपने बेटों की शादियां करने के लिए सोचेंगे। पहले समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। आखिर ये क्या हो रहा है समाज में? 2-4 दिन 2-4 महीने में ही वो लड़कियां प्रेम जाल में फंसकर भौतिक सुखों की तरफ भागती हैं। उसकी वजह से ये सब कृत्य कर रही हैं और ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। समाज में एक बहुत भयानक विकृति फैल रही है। माता पिता को ये जरूर देखना चाहिए कि हमारा बच्चा संस्कारी है या विलासिता पे जा रहा है। खुद भी विलासिता पे अगर जा रहे हो तो आप उसको ठहरो और अपने बच्चों को भी रोको। पश्चिमी सभ्यता की ओर ये बढ़ रहे हैं। ये रियल लाइफ को छोड़ के रील की दुनिया में आज का ये युवा जा चुका है। ये सिर्फ उसी का नतीजा है। ऐसे बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पाने की चाहत है जो ये सब कांड करा रही है। इन परिवारों को पहले दंडित किया जाना चाहिए कि जिनकी जानकारी में है कि अगर मेरे बच्चे का कहीं अफेयर है, फिर भी परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। 3 परिवार बर्बाद हुए हैं इसके अंदर। तो सोचने की जरूरत है, समाज को देखने की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। लेकिन एक और कहानी सामने है और 13 दिन से कौशलेंद्र और अंकिता दोनों की तलाश जारी है। दोनों कहां हैं, क्योंकि ये सिक्किम गए हुए थे। अगली तस्वीर जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाश जारी है कौशलेंद्र की और अंकिता की, क्योंकि ये लोग भी हनीमून पर सिक्किम गए थे। हालांकि ये कोई मिलता जुलता मामला नहीं, बल्कि इसमें कुछ और बात है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौशलेंद्र और अंकिता जो गए थे हनीमून पर अब कहां हैं।
शादी के बाद दोनों 24 मई को हनीमून मनाने सिक्किम गए और सिक्किम के मंगल में दोनों के घूमने का कार्यक्रम था और यहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, खूबसूरत नजारे दिखते हैं और इस टूर पर शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। 29 मई यानी कि 5 दिनों तक दोनों की घर पर बात हुई, लेकिन उसी शाम को अचानक दोनों लापता हो गए। कहा जा रहा है कि इस दिन एक गाड़ी पहाड़ी से फिसल गई और इस गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 11 टूरिस्ट सवार थे। 3 लोगों को बचाया गया जबकि 1 की मौत हो गई। गाड़ी में सवार 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इन्हीं 8 लोगों में कौशलेंद्र और अंकिता के होने का दावा है। पिछले 12 दिन के बाद भी दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कौशलेंद्र अंकिता के जो परिजन हैं अभी सिक्किम में मौजूद हैं। मंगल की पहाड़ी में दोनों को तलाशा जा रहा है, सर्च चलाया जा रहा है। तो जो कौशलेंद्र के जो पिता हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि इस पूरे मसले पर उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए, तब से गायब हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दे। एक बार आज यहाँ 8वां दिन है, हम लोग घटना स्थल पे जाके देख रहे हैं। हमारे साथ जो बचाव कार्य हो रहा था उसमें जो कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। प्रार्थना कर रहा हूं कि बचाव कार्य और तेज किया जाए और मैं जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा घर। 33 देश, 59 सांसद और पूरी दुनिया में भारत की डिप्लोमेसी का डंका बजा डाला और पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डिप्लोमेसी, टंका और डिनर की अब बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे थे और यह डेलीगेशन जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यह डेलीगेशन पूरे विश्व भर में ऑपरेशन सिंदूर का मतलब और मायने समझाकर लौटा है। बीच में प्रधानमंत्री खड़े हैं और डेलीगेशन से जब मोदी ने बात की तो इस बात पर बात हुई कि आपके अनुभव कैसे थे। जरा देखिए तस्वीरों को। तो आप देख पा रहे हैं कि पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के भी कई नेता यहां पर मौजूद हैं। सब लोग मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, विपक्ष के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और यहां पर मिलने मिलाने का दौर इसलिए है कि ये लोग प्रधानमंत्री को उनकी कूटनीतिक जो जीत है, गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे हैं, इसमें सुप्रिया सुले नजर आ रही है और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अभिवादन किया जा रहा है, ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन में। श्रीकांत शिंदे हैं, बासुरी स्वराज हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री से बड़े ही करीब से। मनीष तिवारी को आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर लीडर और प्रखर कई नीतियों पर, प्रधानमंत्री की कई नीतियों पर उसका विरोध करते रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जब भारत की बात होगी तो टीम इंडिया बनकर काम करेंगे, देखिए टीम इंडिया को। और चलिए कुछ और तस्वीर, बासुरी स्वराज को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बासुरी स्वराज भी वहां पर पहुंची है, आनंद शर्मा पहुंचे हैं, तो यानी कि वो गठजोड़ है, भारत की ताकत यहां दिख रही है उस डेलीगेशन के मार्फत कि डेलीगेशन किस तरीके से। रविशंकर प्रसाद भी देखिए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्होंने सदरी लाल रंग की पहन रखी है, तो ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्पेशल 59 के साथ हो रहा है मोदी का डिनर। पीएम आवास में हो रहा यह डिनर बेहद खास है। सांसद और नेताओं से मोदी की मुलाकात खास है। इस डिनर में ओवैसी और सुप्रिया सुले जैसे विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो रविशंकर प्रसाद और श्रीकांत शिंदे जैसे एनडीए के बड़े सांसद भी हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया है
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस टीम ने डिप्लोमेसी से डंका बजा दिया। 7 डेलीगेशन की टीम ने दौरा तो 33 देशों का किया, लेकिन इनकी धमक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अब सुनाई दे रही है। कूटनीति में मिली बड़ी जीत का स्वाद तब और बढ़ गया जब मोदी ने खास अंदाज में मुलाकात की और डिनर के साथ डिप्लोमेसी फतह की बात की। तो डिप्लोमेसी का डंका बजा, जबरदस्त तरीके से डिनर पार्टी हुई। टीम इंडिया का आह्वान प्रधानमंत्री ने जो किया था वो सक्सेसफुल रहा, यानी कि सफलतापूर्वक यह संपन्न हुआ, पूरे विश्व ने देखा। चलिए मैं आपको और कुछ जानकारियां दे रहा हूं। पीएम आवास पर इससे पहले कभी ऐसा डिनर नहीं हुआ जब डिनर टेबल पर पूरा देश इस तरह एकजुट नजर आया। यह डिप्लोमेसी में भारत की जीत के बाद मोदी का खास डिनर है। इसमें पक्ष और विपक्ष के 59 बेहद खास चेहरे नजर आते हैं। ये 59 चेहरे जब विदेश गए थे, मोदी ने इन्हें टीम इंडिया कहा था और टीम इंडिया की कूटनीति में बड़ी जीत के बाद यह डिनर हो रहा है। मनीष तिवारी की गिनती भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। पंजाब से कांग्रेस सांसद सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डेलीगेशन के साथ विदेश में पाकिस्तान को घेर लिया। डीएमके और कनिमोई का सरकार से 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन विदेश गए तो उन्होंने देश और सरकार का पक्ष रख दिया। रविशंकर प्रसाद और संजय झा एनडीए के बड़े नेता हैं। उन्होंने विदेश में पाक को बेनकाब कर यह दिखाया कि पीएम मोदी डिनर में ऐसे 59 दिग्गज नेताओं से मिले। मोदी ने सांसदों नेताओं से उनके अनुभव पूछे और कहा कि यह तो कूटनीति के सफर की शुरुआत है। इसी तरह डिप्लोमेसी में टीम इंडिया बनकर डंका बजाना है, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। चलिए, लेकिन जो लोग डेलीगेशन में शामिल थे उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, अपने दिल की बात कही, अपने अनुभवों को साझा किया और यह बताया कि जब वो गए तो किस तरीके से भारत का पक्ष उन्होंने रखा। संजय झा और रविशंकर प्रसाद को अब आप सुन सकते हैं। विदेश में भारत की बात बताने गए थे और जो वहां भारतीय हैं उनको अपनी बात भी बताने गए थे। संसद के सदस्यों से मिले, स्पीकर से मिले, जर्मनी में विदेश मंत्री से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिले। हर जगह पर जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके अध्यक्ष मेंबर से मिले और उन्हें भी क्लैरिफाई किया कि हम लोग पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं, समस्या वहां के जनरल्स हैं। जिससे हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए। 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। तो पक्ष हो या फिर विपक्ष, डेलीगेशन में जो भी लोग शामिल थे उन्होंने दिखाया कि भारत की ताकत क्या है और ताकत का परिचय उन शहरों में उनके पोस्टर लगे मिले और यह बताया गया कि भारत की ताकत यह है कि भीतर खाने जो भी हो लेकिन बाहर हम एक हैं। और तस्वीरों ये बता रही हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे, उनके बेटे को आप देख पा रहे हैं, और श्रीकांत शिंदे को लौटने पर भव्य स्वागत यहां पर हुआ। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि विदेश में भारत का परचम कैसे लहराया इन लोगों ने। और जिस डिप्लोमेसी की बात की जाती है उस डिप्लोमेसी में भारत जो है वो नंबर 1 है और डिप्लोमेसी में भारत एक हो जाता है। चलिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि डिप्लोमेसी, डंका और डिनर, और ये तस्वीरें बताती हैं कि हम एक हैं, एकजुट हैं और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। कुछ और जानकारियां आपको देते हैं कि भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को पस्त कर दिया, फिर पाक को बेनकाब करने के लिए डिप्लोमेसी का एक जाल बुना। मोदी ने अलग अलग पार्टी के 59 सांसद और नेताओं का चुनाव किया, फिर इन्हें 7 सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम के रूप में बांटा गया। टीम जो है 33 देशों में गई, दुनिया भर में इसने पाक की पोल खोल दी। मोदी की इस टीम में एनडीए के 31 बड़े नेता और सांसद तो थे, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों के 20 प्रतिनिधि थे और हर डेलीगेशन में विदेश सेवा का एक अधिकारी भी जरूर था और हर डेलीगेशन में एक मुस्लिम चेहरे को भी शामिल किया गया था। तो कूटनीति में टीम इंडिया के गेम प्लान से पाक की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि मुस्लिम और विपक्ष के चेहरे भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आगे आ गए थे।
डेलीगेशन में सबसे ज्यादा जो चर्चा है ओवैसी के नाम की रही। मजबूत तथ्यों के साथ मुस्लिम मुल्कों में भारत का उन्होंने अपना पक्ष रखा। ओवैसी बहरीन गए, कुवैत गए, सऊदी अरबिया गए, अल्जीरिया गए। मुस्लिम मुल्कों में उन्होंने शहबाज और मुनीर को जमकर धोया। एक फोटो फ्रेम वाले गिफ्ट पर मुनीर को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि मुनीर ने अपने पीएम को चीनी ड्रिल की तस्वीरें दे दी और ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। कुरान की आयत के जरिए भी मुनीर को झूठ जो उसने कहा उसको बेनकाब कर दिया। कहा कि पाक इस्लाम विरोधी और मानवता की हत्या करने वाला मुल्क है। कई बड़े मंच से पाक को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की उन्होंने मांग कर दी। इधर जेडीयू सांसद की अगुवाई में सलमान खुर्शीद 5 देशों के दौरे पर गए और वहां भी जाकर उन्होंने इंडोनेशिया से जापान और कोरिया से मलेशिया तक जाकर अपनी बात रखी। आर्टिकल 370 और आतंकवाद के मुद्दे पर मजबूती से अपनी राय रखी और कहा कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश अब ध्यान से समझ लें, भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगा। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे तरक्की हुई ये उस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर बताया गया। एनसीपी सांसद सुप्रिया ने 4 देशों के दौरे की अगुवाई की थी। कतर गई थी, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका भी हो गई और कहा कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है वो सफल है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हर देश भारत के साथ है। हम यूपीए या फिर एनडीए बनकर नहीं बल्कि भारतीय बनकर गए थे और पाकिस्तान के एक एक झूठ को मिट्टी में मिलाकर लौटे हैं। तो एक बड़ी जो जानकारी इस वक्त हमने आपको दी, लेकिन जो भी नेता है उनका मंसूबा अभी भी अटल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी चल रही थी, आपने देखा कि कैसे वो मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। जरा सुनिएगा। बात के से स्पष्ट विरोध में जो संदेश आए थे और जो घटना घटी थी उसमें जो भी हमारे ओर से जो कदम उठाने की आवश्यकता थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। बहुत इत्मीनान है, बहुत महीन है कि हम लोगों ने अपनी बातें जिस कंट्री में हम लोग गए थे अपनी बातें हम लोगों ने रखी और बताया, हम लोगों ने जस्टिफाई किया एंड बाय एंड लार्ज दे एग्री टू दैट। कोलंबिया ने अपना स्टैंड हाँ वो हम लोग वो कैसे जाने के बाद वो कुछ बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने चेंज किया स्टैंड को। उन लोगों ने हमारे आने के पहले ही स्टेटमेंट जारी कर दिया था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोगों ने कहा ये आपने कैसे कर दिया, हम लोग तो इसका वी आर वेरी सॉरी दैट। फिर हम लोगों से बात करने के बाद नेक्स्ट डे उन लोगों ने मीटिंग के पहले स्टैंड चेंज कर दिया। तो पाक का झूठ पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, उसे कर दिया गया है, डिप्लोमेटिक जीत हो चुकी है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया। चलिए मैं आपको और भी चीजें बताता हूं कि किस तरीके से अगला जो देश है बेल्जियम वो भी भारत के साथ है। आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी राय उसने स्पष्ट कर दी है और जब मुलाकात होती है एस जयशंकर के साथ तो बड़े ही दिल खोल कर मिलते हैं और कहते हैं कि आतंक का खात्मा हम कर रहेंगे। इधर राजौरी में क्या हो रहा है? राजौरी में धमाके हो रहे हैं, उन जगहों पर धमाके हो रहे हैं जहां पर कुछ ठिकाने बच गए थे, आतंकियों के ठिकाने, उनके सामान नष्ट किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि भारत की शक्ति क्या है, चाहे वो सामरिक हो या फिर कूटनीतिक हो, भारत नंबर 1 है। पाक को बेनकाब कर डेलीगेशन विदेश से भारत लौट आया, लेकिन विदेशी मंचों से भारत की धमक और ऐलान लगातार जारी है। अब भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। एस जयशंकर ने यूरोप से पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया, कहा फिर अगर हमला हुआ तो पाक के अंदर घुसकर मारेंगे। एक फ्रेंच अखबार से बात करते हुए विदेश मंत्री ने इस बात का ऐलान किया। पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें वो भारत में छोड़ रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम आतंकी संगठनों और उनके आकाओं से बदला लेंगे। हमें परवाह नहीं है कि आतंकी कहां हैं और कहां बच रहे हैं। अगर वो पाक के
में अंदर घुसे हुए हैं तो हम अंदर घुसकर मारेंगे। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंक और उसके समर्थकों से है। जहां तक सवाल फाइटर प्लेन राफेल के असर और ताकत का है तो पाकिस्तान की बर्बादी, आतंक संगठन और ठिकाने इसके सबूत हैं। यह जंग सिर्फ एक वजह से रुकी क्योंकि पाक गिड़गिड़ाने लगा था। 10 मई को हमने पाकिस्तान के 8 एयरबेस तबाह कर दिए। आगे वो कहते हैं कि वो तो घुटनों पर आ गया और हमला रोकने के लिए कहने लगा, लेकिन पाक के फिर हिमाकत की तो अब की छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। लेकिन हम आपको अब दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर अमेरिका को संभालने में ट्रंप फेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में जो चीज चल रही है, जो बातें चल रही, जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हालात वहां के अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। लॉस एंजलिस में अमेरिका की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। सड़कों पर लोग हैं, धुआं धुआं है और कई ऐसी प्लेट्स दिखाई जा रही हैं जिसमें ट्रंप का विरोध हो रहा है। और सड़कों पर सुरक्षा बल और आम लोग जो कि विरोध कर रहे हैं, विरोधी हैं, उन्होंने आमना सामना उनका हो रहा है। लॉस एंजलिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चलिए, लॉस एंजलिस अमेरिका की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से उन सब पूरे विद्रोह को रोकने के लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और अब की बार नेशनल गार्ड्स तो पहले भेजे थे लेकिन अब सबमरीन भेज दिए गए हैं, यानी कि सड़कों पर किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकना है। और इसके बाद जो लोग हैं उनका विद्रोह कम नहीं हो रहा, उनका विरोध कम नहीं हो रहा है, गुस्से में हैं और यहां पर उन्हें पकड़कर पीटा जा रहा है। और दुकानों में लूटपाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी थे दुकानों में घुस गए और लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो नेशनल गार्ड्स थे उन्हें पकड़ा, रोकने की कोशिश की। तो दुकानों में लूटपाट करने वालों को पकड़ा जा रहा है जो कि विद्रोह की शक्ल ले रहे थे। लॉस एंजलिस नेशनल गार्ड्स की यहां पर तैनाती हमने दिखाया कि 2000 नेशनल गार्ड्स इन सड़कों पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इनसे भी हालात नहीं संभल रहे हैं। और वहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अब मरीन्स की तैनाती की गई है, यानी कि अब कुछ और फोर्सेस को, ताकतवर फोर्सेस को यहां पर लाया गया है। अब मरीन कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं जो इनका सामना करेंगे, इन्हें पकड़ेंगे और इनके विद्रोह को दबाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हालात भयावह होते जा रहे हैं, अमेरिका संभल नहीं रहा, ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है और जो लोग प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। दुकानों में लूट मची है, यानी कि अमेरिका में बहुत कुछ सही नहीं है। आइए बताता हूं क्या हो रहा है। अमेरिका में हालात जो हैं बेकाबू होते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया राज्य हिंसा की आग में चल रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 5वें दिन भी हिंसा हुई और इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। नेशनल गार्ड्स उतारने पड़े ट्रंप प्रशासन को हालात को काबू में करने के लिए। पहले 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे, बाद में 2000 और गार्ड्स को बुलाना पड़ा। अब तक 4000 नेशनल गार्ड्स वहां पहुंच चुके हैं। अब वहां पर ट्रंप ने मरीन कमांडो को उतार दिया है, यानी कि ये मरीन कमांडो नेशनल गार्ड्स के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप के इस एक तरफा फैसले से अमेरिका में बवाल मच गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस फैसले का विरोध किया है और इस विरोध को ट्रंप सरकार के तौर पर देखा जा रहा है कि इसका विरोध सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गवर्नर गेविन न्यूसम की गिरफ्तारी के संकेत दे दिए हैं और इसके बाद गवर्नर राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। अब
और चलिए, तो अमेरिका में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अमेरिका जल रहा है और अमेरिका को जलने से बचाने के लिए ट्रंप कुछ भी करने पर आमादा है। लेकिन उस खबर की तरफ मैं आपको अब लिए चलता हूं कि कैसे दिल्ली में एक इमारत में आग लगती है और 3 जाने, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होती है। दिल्ली के द्वारका में ऊपरी मंजिल पर आग लगी और क्या हुआ तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। धू-धू कर शब्द अपार्टमेंट में जो आग लगी थी, धू-धू कर सबसे ऊपरी महला जलने लगा और उसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। समथिंग फास्ट, 3 लोग नीचे गिर गए हैं। चलिए, जान बचाने के लिए पिता और 2 बच्चे कूदकर नीचे की तरफ आए और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन्होंने छलांग लगा दी क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। एक एक कर जब दोनों बेटे और बेटी को उन्होंने ऊपर की तरफ से कहा कि कूद जाओ, उसके बाद खुद भी उन्होंने छलांग लगा दी और तीनों की मौत हो गई। तो जानना जरूरी है कि आखिर इस आग की कहानी क्या है, इसके पीछे और भी जानकारियां क्या हैं। दिल्ली के द्वारका में आग लगने की यह घटना सुबह करीब 7 बजे की है, जब द्वारका के सेक्टर 13 की बहुमंजिला इमारत शब्द अपार्टमेंट में आग लग गई। खबर है कि अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल में आग लगी और 9वीं मंजिल तक ये आग फैलती चली गई। अपार्टमेंट में जब आग लगी तो कई फ्लैट्स के लोग किसी तरह से जान बचाकर बाहर आए, लेकिन 7वीं मंजिल पर फंसा एक शख्स अपने बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा था। जब आग लगी उस वक्त ये शख्स अपने 2 बच्चों के साथ बालकनी में बैठा था। आग इतनी भयानक थी कि वो बच्चों के साथ घर में नहीं जा सकते थे। उन्हें एहसास हो गया कि अब उन सबकी जान खतरे में है। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई तो बचा लो, कोई तो मदद करो। लेकिन कैंपस में खड़े ज्यादातर लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। उस शख्स को एहसास हो गया कि अब उसके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है। उसने अपने और अपने बच्चों की जान बचाने की आखिरी कोशिश की। सबसे पहले 10 साल की बेटी को 7वीं मंजिल से नीचे कूदने को कहा। उसके बाद अपने दूसरे छोटे बच्चे को 7वीं मंजिल से नीचे फेंका, इस उम्मीद में कि शायद कोई कैच कर लेगा, कोई बचा लेगा। इसके बाद 35 साल का वो शख्स खुद 7वीं मंजिल से नीचे कूद गया। ऊपर देखा तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा था और फिर मैंने सबको घर वालों को बोला कि जल्दी से बाहर निकलो और फिर हम अपना लॉक करके बाहर आके नीचे आके जब देखा तो काफ़ी वहाँ धीरे धीरे से आग चालू हुई थी। फिर वो धीरे धीरे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जाके वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो लोग जो 3 लोग थे वो 10th फ्लोर की बालकनी में अपने आप को उन्होंने कंफाइन किया था। वो अंदर नहीं जा पा रहे थे या वो वहाँ से उनको कोई रेस्क्यू नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो उनके बालकनी में भी पूरा लपटें आ गई तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उन्होंने जंप मार दी नीचे। ये तो ऐसे अंदर हो रहा था तो मैंने ऊपर से देखा कांच गिर के फूट के गिरा ऊपर से, तो मेरी निगाह एकदम ऊपर गई कि भाई कांच गिरा है, क्या वो बच्चा कोई खड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी पे कुछ करते हैं तो हम डांट देते हैं कई बार किसी को। तो ऐसे नॉर्मल ऊपर देखा तो ऊपर आग जल रही थी AC के बगल वाली की विंडो में। वहाँ से देखते ही देखते मैं हम यहाँ पे चिल्लाए, तो प्लम्बर था यहाँ पर, गार्ड थे, हम सब जने चिल्लाए कि ऊपर आग लग रही है, आग लग रही है। धुआं एकदम तेज़ होना शुरू हो गया था। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर अंदर वो आग जो है एकदम भयानक रूप से तैयार हो गई, काफ़ी ज़्यादा। हम तो झूले पर लटक रहे थे, उसके बाद में आवाज़ आ रही थी जोर जोर से चिल्लाने की, तो हम झूले से नीचे उतरे, देखा तो कोई भी नहीं, आग धुआं निकल रहा था। उसके बाद हमने देखा। तो ऐसी घटनाओं में जब जान चली गई तो सोचने का समय आ गया है कि जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं या फिर फायर नॉर्म्स हैं उसका पालन होता है कि नहीं। सरकार को सोचना होगा, हम सभी को सोचना होगा। फिलहाल ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें और हाँ, रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। जय हिंद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।